हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पीटी 365 का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक माइनिंग एंड इंडस्ट्री। इसका फर्स्ट सब हेडिंग है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये जो बिल था अब ये पास हो गया और एक्ट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट हो गया। ऑलरेडी इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, MMDR कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये एक्ट बना था 1957 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये कई बार अमेंड हुआ, जैसे 2015 में, 16 में, 20 में, 21 में। ठीक है, तो 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उससे दो मिनरल सेक्टर्स में ही दो बॉडीज़ का गठन किया गया था। पहला था जिला स्तर पे खनिज फाउंडेशन, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, और दूसरा था राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट यानी कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इन दोनों ही बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। अभी ये जो करंट में जो 2023 का अमेंडमेंट है, इसके कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। तो यहाँ पे जो अन्वेषण लाइसेंस है, एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस, ये प्रोवाइड किया जाएगा अधिक गहराई में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके लिए। ठीक है, तो डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब ये है कि बहुत जो महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो बहुत डीप सी में पाए जाएंगे उनके लिए एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो लाइसेंस है ये ऑक्शन के द्वारा, यानी कि बोली लगेगी, एक तरह का नीलामी होगी और उसमें ये ऑक्शन के माध्यम से जो डिफरेंट बिजनेस कंपनीज होगी उनमें से किसी एक कंपनी को दिया जाएगा। ठीक है, और ये लगभग 5 साल के लिए इशू किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी 5 साल की है। इसमें 29 मिनरल्स आते हैं, लगभग 29 मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स में हैं 7th शेड्यूल में, जिसमें लिथियम, कॉपर, पोटाश, जिंक, ये सब मिनरल्स बियरिंग जो भी हैं, ये युक्त खनिज जो हैं, इनको रखा जाता है 7th शेड्यूल में और 29 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही ओमिशन ऑफ 6 मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, तो कुछ और मिनरल्स ऐसे हैं जो कि पहले एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते थे, अब इनमें से 6 मिनरल्स को बाहर कर दिया गया है इस कैटेगरी से। इसका फ़ायदा ये है कि अब जो इनका एक्सप्लोरेशन होगा, अब जब इनका माइनिंग या फिर अन्वेषण किया जाएगा तो उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी पार्ट ले सकती हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए इसमें से 6 मिनरल्स को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया, 12 एटॉमिक मिनरल्स में से। ये सभी मिनरल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि बेरिल या बेरिलियम युक्त खनिज। ठीक है, तो बेरिलियम युक्त खनिज Be, लिथियम बियरिंग मिनरल्स, लिथियम युक्त खनिज, नायोबियम बियरिंग मिनरल्स, टिटेनियम, टेंटेलियम और जर्कोनियम। ये सभी अब मिनरल्स ऐसे हैं जिनको 12 एटॉमिक मिनरल्स से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये जो मिनरल्स हैं इनका यूज़ किया जाता है स्पेस इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, और इंडिया का जो ये नेट ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य है, ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य, इसको पूरा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये सभी जो 6 मिनरल्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल काफ़ी बढ़ा दिया गया। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके खनन के लाइसेंस प्रोवाइड करना या फिर नीलामी हेतु, तो यहाँ पे ये जो ऑक्शन होगा या फिर ये जो लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल जो है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स फिर से मैं आपको बता देती हूँ, टंगस्टन, कैडमियम, रेयर अर्थ ग्रुप, जो कुछ दुर्लभ प्रजाति एलिमेंट्स की पाई जाती है, उस तरह की चीज़ें जो हैं, इनके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण खनिज, तो यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक रिपोर्ट जारी की है, खान मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी हुई है, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। तो इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कुछ
महत्वपूर्ण मिनरलों की पहचान की गई है और लगभग 30 मिनरल इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिसमें से 17 मिनरल्स जो हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और 6 ऐसे हैं जो प्लैटिनम युक्त हैं। ठीक है, प्लैटिनम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। खनिज की महत्वता जो होती है, जो क्रिटिकलिटी होती है किसी भी मिनरल की, वो 2 प्रमुख कारकों पे डिपेंड करती है। पहला है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और दूसरा है उसके सप्लाई से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही मिलके आपूर्ति संबंधित जोखिम और आर्थिक महत्व, ये दोनों ही मिलके किसी भी खनिज की महत्ता को बढ़ाते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमिकली कितना इम्पोर्टेंस रखेगी कंट्री के लिए, उस पर्टिकुलर खनिज के होने से इंडिया को क्या लाभ मिलेंगे, कौन से ऐसे मिनरल हैं जिसका इम्पोर्ट अभी करने में कम हो जाएगा और इंडिया में ही उसकी जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आते हैं। ठीक है, सप्लाई संबंधित रिस्क मतलब कि इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, साथ ही जो पर्टिकुलर एलिमेंट जो इंडिया में मौजूद हैं उनको रिसाइकिल कितना किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आती हैं आपके सप्लाई रिस्क से रिलेटेड। ठीक है, आपूर्ति को लेके कैसी अवेलेबिलिटी मौजूद है और दूसरा है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि कितने आर्थिक वैल्यू है उस पर्टिकुलर मिनरल की। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारी मिनरल की क्रिटिकलिटी या फिर महत्वता जो होती है वो बनती है। तो यहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये अर्थ के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो काफ़ी कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दुर्लभ प्रजाति के धातु होते हैं, जैसे कि इसमें लेंथेनाइट्स आता है या फिर और भी स्कैंडियम, यट्रियम, इस तरह की ये जो होते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात हो गई। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो आज जो हमारे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है इसमें काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स का बनना या फिर ये जो एलईडी टीवी होती है, कंप्यूटर की बैटरी बनना या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सभी में इसका यूज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में इंपोर्ट की स्थिति देखी जाए तो कोबाल्ट जो है वो चाइना, यूएस और जापान से इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ से ये आयात किए जाते हैं। साथ में लिथियम जो है वो चिली, रूस और चाइना से मंगवाया जाता है। निकल जो है वो स्वीडन और चाइना से मंगवाया जाता है। तो इस तरह से ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये बाहर से मंगवाए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में इनकी जो उपलब्धता है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक पार्टनरशिप चलता है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी चलता है, एमएसपी जिसको कहते हैं। तो इंडिया ने एमएसपी ज्वाइन किया जो कि यूएस के द्वारा किया जाता है। साथ ही सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव ये भी ज्वाइन किया गया है इंडिया के द्वारा, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन्हेंस कर रही है जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी उपलब्धता बनी रहे और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया की इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेके ये कम हो जाए। ठीक है, तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, SCRI। हिंदी में इसको कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी ऑफशोर मिनरल एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो जैसे जिस तरह से माइंस एंड मिनरल्स का किया गया है अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरह से ऑफशोर एरिया में जो मिनरल्स पाए जाते हैं यानी कि अप तटीय क्षेत्र के जो खनिज हैं इनका विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 ये भी पास किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑफशोर मिनरल्स होते हैं, जैसे कि ये जो कंट्री की लैंड होती है इसके बाद यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर आता है, उसके बाद कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ आते हैं और उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रादेशिक जल, फिर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, तो इस तरह से ये समुद्र में भी कुछ सीमा होती है जो तय होती है जो कि कंट्री की बाउंड्री में ही आती हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है जिसको हम लोग कह रहे हैं ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे पहले ये 2002 में पास किया गया था, अब इसको अमेंड करके 2023 में एक्ट लाया गया है।
इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि पहले लाइसेंस जो था वो डिफरेंट लाइसेंस बनाने पड़ते थे उत्पादन के लिए, अन्वेषण के लिए और निरीक्षण के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लाइसेंस बनते थे, अब इन सबको एक ही लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। और पहले जो प्रोडक्शन का, उत्पादन का जो लाइसेंस होता था वो लगभग 30 वर्षों के लिए दिया जाता था, अब इसको बढ़ा के 50 वर्षों तक के लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। इससे संबंधित जो माइनिंग के लाइसेंस है वो सिर्फ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा ही ग्रांट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, NGDRP। तो यहाँ पे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस, केंद्रीय खान मंत्री ने ये लॉन्च किया है, ये एक डिपोजिटरी पोर्टल। ये इस पोर्टल का जो बनना है वो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी NMEP 2016 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 में जो आई थी उसी के तहत इसको बनाया गया है। इस कारण से इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रकार के जियोकेमिकल, जियोलॉजिकल फैक्टर्स और जियोफिजिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा, मतलब ये एक भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है जिसमें भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, भू भौतिकी और खनिज अन्वेषण संबंधित जो डेटा है वो एक जगह पे स्टोर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस नीति का उद्देश्य जो है वो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर देश में खनिज अन्वेषण कार्यों में तेजी लाना है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जाएगा। पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, ये सभी का पार्टिसिपेशन बढ़ा के एक्सप्लोरेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खनिज के अन्वेषण कार्य हैं, उसमें तेजी लाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो पहले तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, 1851 में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना, उसको अपडेट करना, खनिज संसाधनों का आकलन करना, इस तरह से असेसमेंट करना और साथ ही हवाई और समुद्री सर्वेक्षण करना, इस तरह से सर्वेक्षण करके ये एक रिपोर्ट जारी करती है। इसका रीजनल ऑफिस देख सकते हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता, इन सभी जगहों पे पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2023 अधिसूचित किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफाइड किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5th अमेंडमेंट रूल्स 2023 इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कुछ जो अमेंडमेंट रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं। तो ये एक प्रोसेसिंग एरिया होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन या सेवा प्रदान करने से संबंधित कार्य किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरह का ड्यूटी फ्री या फिर टैक्स फ्री अधिसूचित क्षेत्र है, ठीक है। एक टेरिटरी है जिसमें ट्रेड ऑपरेशन ड्यूटीज़ या टैरिफ ये सब नहीं लगता है, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, बनाया क्यों जाता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं जिससे अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही सुविधाओं का विकास होगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जिससे सुविधाओं का विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे SEZ की स्थापना जो है वो कोई भी प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अगर इंसेंटिव यानी कि SEZ को मिलने वाले विशेष प्रोत्साहन की बात की जाए तो इंसेंटिव ऑफर टू SEZ, तो सबसे पहले तो याद रखिए टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री,
ठीक है, ये दोनों टर्म अगर आपको याद है तो वही चीज़ बार बार यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट या डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। तो कोई भी SEZ की इकाइयों के विकास, संचालन और रख रखाव, इन सभी चीज़ों में के लिए बिना किसी शुल्क के वस्तुओं के आयात, घरेलू खरीद की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से SEZ जो है वो टोटली टैक्स फ्री है। इसके साथ ही जो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्स लगता है, ये सभी जो है अब GST में आते हैं और इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो अभी भी कुछ % लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा जितना बाहर के क्षेत्रों में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये फ़ायदा मिलता है, और भी जो टैक्सेस लगते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो भी ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही IGST जो लगता है ये भी अब इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये कुछ इंसेंटिव्स दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि ये जो प्रोडक्शन है, किसी भी वस्तु का जो प्रोडक्शन है उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर कंपनीज आती हैं जिनके प्रमोशन के लिए, जिनके उत्पादन के प्रमोशन के लिए इन सेक्टर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देता है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, ऑटो या ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मा ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेल्स जो बनते हैं, या फिर स्टील, वाइट गुड्स जो बनते हैं, फार्मा, टेलीकॉम, बैटरी, ड्रोन या ड्रोन के कंपोनेंट्स। 2020 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो निर्माण क्षेत्रक हैं उनको और मजबूत बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसेंटिव इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, जो घरेलू निर्माण होते हैं, उसका GDP में प्रतिशत जो है वो 25% है। ठीक है, तो ये GDP में अच्छा खासा योगदान देता है निर्माण क्षेत्र, तो इसको और मजबूत बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, PLI। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत। इसको प्रमोट करने के लिए, साथ ही एक्सपोर्ट को, इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। IT सेक्टर की हार्डवेयर स्कीम में भी अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो है वो जारी किया गया है, और इसका डायरेक्ट लिंक है कि यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ में बढ़ेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे नौकरियाँ भी ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह से ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो होते हैं उनका ये कार्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है, हिंदी में इसको कहा जाएगा संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब, ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा है, तो ये दोनों ही सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक हब बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, तो इसलिए इससे संबंधित जो मिशन है वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं MeitY के द्वारा। करेंटली देखा जाए तो 2019 के मुकाबले जो करंट डेटा है वो 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो करंट जो है वो $64 बिलियन का हमारा 2026 में हमारा जो मार्केट है वो हो जाएगा, जो कि 2019 से 3 गुना ज़्यादा है। चिप मैन्युफैक्चरिंग भी देखा जाए तो इंडिया जो है वो हब बनता जा रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग का, और इस तरह से कुछ डेटा दिए हुए हैं। R&D इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री भी डेवलप की जा रही है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे कुछ वही स्कीम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से संशोधित सेमीकॉन इंडिया के कार्यक्रम की 4 योजनाएं हैं इनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेमीकंडक्टर फैब यानी कि हब जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके साथ ही डिस्प्ले फैब्स ये भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और ये सभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अलग अलग मॉडिफिकेशन किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। और जिस तरह से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अभी मैंने आपको PLI के बारे में बताया, इसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन से संबंधित प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है,
तो DLI स्कीम, इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो मेजर प्रोड्यूसर जो है वो ताइवान है। ताइवान जो है वो वर्ल्ड का लीडर प्रोड्यूसर है माइक्रोचिप्स का और सेमीकंडक्टर का। तो लगभग 60% ऑफ जो टोटल वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर्स हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया के अगर रोल की बात की जाए तो इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, निर्भरता कम करना चाहता है चाइना पे सेमीकंडक्टर के निर्यात से संबंधित। और अब यूएस के साथ इन्होंने एक इनिशिएटिव साइन किया है जिससे क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील कहते हैं, और इसमें अब सेमीकंडक्टर जो हैं वो यूएस से इंपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया गया है 2021 में, और साथ ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जारी की गई हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023। ठीक है, तो रिसेंटली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इन्होंने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया है। ठीक है, जो कि रिप्लेस करेगा फार्मेसी एक्ट 1948 में जो बना था। तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक विधेयक है। ऑफ कोर्स जो इसका उद्देश्य होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा, जैसे कि नेशनल हेल्थ गोल्स को सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य संबंधित राष्ट्रीय जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनको बढ़ावा देना, साथ ही हाई क्वालिटी फार्मेसी प्रोवाइड करना, फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन लोगों को देना, सभी को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, इक्विटेबल प्रोवाइड करना, साथ ही जो फार्मेसी के इंस्टीट्यूट हैं उनका एक ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करवाना, पारदर्शी आकलन, और भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रख रखाव को सुगम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ फार्मेसी रजिस्टर फॉर इंडिया। यहाँ पे इंडिया के जो फार्मेसी सेक्टर है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो थर्ड है ये, थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फार्मा उद्योग जो है वो तीसरा सबसे बड़े स्थान पे आता है पूरी कंट्री में। साथ ही 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पे। 70% जो WHO की वैक्सीन है उसका भी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से होता है, जैसे कि DPT, BCG, ये सभी का जो सोर्स है वो इंडिया है। भारत का जो फार्मा उद्योग है उसके कुछ प्रमुख सेगमेंट हैं, जैसे कि जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन बनाना या फिर बल्क में ड्रग्स बनाना कंट्री के लिए और कंट्री के बाहर के लिए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी ड्रग्स बनाना, साथ ही बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। ठीक है, ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है, फार्मेसी सेक्टर से ही। साथ ही रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिल पास हुआ है इसकी वजह से एक नेशनल फार्मेसी कमीशन का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट ये भी हमारी मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। ठीक है, तो मेडिकल उपकरण से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होती हैं उनको बनाए जाने के संबंधित प्रोत्साहन प्रोवाइड करना, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड एसेट्स बनाना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इंडिया है ये अब इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है। करेंटली जो है इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो 4th लार्जेस्ट है एशिया मेडिकल डिवाइस मार्केट में, आफ्टर जापान, चाइना, साउथ कोरिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इंडिया अभी मेडिकल डिवाइसेस में, लेकिन आगे आने वाले 25 वर्षों में इंडिया जो है वो ग्लोबल स्तर पे एक लीडर बनना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में मेडिकल डिवाइसेस के। ठीक है, तो आगे आने वाले 25 सालों में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में विश्व में अग्रणी देश बनना चाहती है भारत। ठीक है, तो जैसे प्रमुख कार्य हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करना, R&D और इनोवेशन करना, नवाचार और रिसर्च और डेवलपमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, साथ ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, इसमें लोगों को स्किल प्रोवाइड करना, लोगों को नौकरी देना, इस तरह के सेक्टर्स किए जाएंगे, साथ ही लोगों में जागरूकता प्रदान करना। तो ये सभी इस पॉलिसी के तहत आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सब हेडिंग है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, और हिंदी में भी इसको यही कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं आधार कार्ड जो बना है ये क्या है, डिजिटलाइज्ड डिजिटल फॉर्म में एक नंबर प्रोवाइड किया गया है हम लोगों को, जिसको हम लोग कहते हैं आधार नंबर। ठीक है, इसके साथ ही जो पैन कार्ड है और डिजी लॉकर आजकल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या डिजिटलाइज किया जा रहा है, हर पर्सन को एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसी को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो करेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और दूसरा है सोशल इम्पैक्ट फंड। ठीक है, ये हिंदी में भी इसको यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सभी चीज़ें हैं ये G20 की वर्चुअल लीडर्स समिट में डिसाइड किया गया है। यहाँ पे ये जो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसका जो विकास है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और इसका उद्देश्य आप समझ सकते हैं, जिस तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह इसको और भी इसके लिए डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट और गवर्नेंस करना। यहाँ पे जो सोशल इम्पैक्ट फंड है ये एक फास्ट ट्रैक DPI इम्प्लीमेंटेशन इन ग्लोबल साउथ के लिए एक गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। मतलब जो SDG गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से फंड लिए जाएंगे, जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके उन सभी कंट्री को जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी बता दिया, जैसे हम लोगों का आधार होता है या डिजी लॉकर है या फिर पैन कार्ड है। तो ये सभी जो पब्लिक के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसी को हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। 3 वर्ड से बना हुआ है डिजिटल, तो यहाँ पे डिजिटल हो जाएगा, दूसरा पब्लिक हो जाएगा और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये इनेबल करेगा रिमोट, पेपरलेस, प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उन सभी क्षेत्रों में जो काफ़ी सुदूर है, काफ़ी दूर एरिया में है और बहुत रिमोट एरिया में है। तो दूरस्थ क्षेत्रों में भी ये कागज रहित, पेपरलेस सुविधा लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगा, साथ ही एक्सेस बढ़ा दिया जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है आजकल। ठीक है, तो जैसे कि जिस तरह से लोगों के जो खाते नंबर हैं उनमें डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो भी उनके आधार से लिंक होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेस जो है वो बढ़ जा रहा है। साथ ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, साथ ही पब्लिक गवर्नेंस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे समझ ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर लेड एक इकोसिस्टम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। तो इसका एक वर्ष पूरा हो गया है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर से इसका जो मतलब होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग ऑफ गुड्स से। ठीक है, तो एक जगह पे गुड्स जो होता है वो बनाए जाते हैं, जो भी उत्पादन किया जाता है किसी भी वस्तु का, उत्पादन से लेकर उससे उसके कंजप्शन, स्टोरेज और साथ ही और भी जो वैल्यू ऐड की जाती है वो सभी कार्य से में जो ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग की जाती है। ठीक है, परिवहन और प्रबंधन जो किया जाता है उसको लॉजिस्टिक कहते हैं। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड, सड़क के माध्यम से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रेलवे के माध्यम से हो रहा है, शिपिंग के माध्यम से हो रहा है, अंतर्देशीय जल या हवाई मार्ग या फिर पाइपलाइन आदि से भी इसका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इंडिया में देखा जाए तो 13 से 14% की जो GDP है वो इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में उपयोग की जाती है। साथ ही वर्ल्ड के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है वो 38वां है। ठीक है, तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में। तो ये लॉजिस्टिक को ज़्यादा सुगम बनाना, ज़्यादा प्रभावी बनाना, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं।
साथ ही इसमें जो लागत लगती है उसको कम करने की बात कही जा रही है 2030 तक। इम्प्रूव किया जाएगा जो भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है, साथ ही इससे रिलेटेड जो डेटा है उसको भी सेव किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लीड्स रिपोर्ट। ये भी हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। ये भी एक तरह का लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट है। अलग अलग राज्यों में जो लॉजिस्टिक ईज होती है, लॉजिस्टिक जो ट्रांसफ़र है उसको करने में जो सुगमता होती है, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ऐसा पाया गया है कि इंडिया की रैंक जो है वो 38 है, 139 कंट्रीज़ में 38 रैंक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, पीएम गति शक्ति पहल। पीएम गति शक्ति की अगर बात करें तो ये 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे अभी करेंटली इन्होंने अपने जो भी इनिशिएटिव में 2 वर्ष में जो भी कार्य किए हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो यहाँ इनका कहना है कि इन्होंने लॉजिस्टिक के कॉस्ट को घटा दिया है और साथ ही जो कनेक्टिविटी है उसको और सुविधाजनक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का अपना एक रिपोर्ट जारी किया गया है 2 साल में जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। इनके जो भी इनके संबंधित पहल हैं उनका प्रभाव देखते हैं। तो पहला, एक्सपीडिट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो भी कार्यान्वयन प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आई है। जैसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते थे वो 3 से 4 महीना लग जाता था उनको, अभी 1 महीने में ही कार्य हो जाते हैं। साथ ही सूचना की उपलब्धता में वृद्धि आई है, तो इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो उसमें बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पे भारत माला, सागर माला, इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंक्रीज़ हो गए हैं पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये जो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव है इसका जो उद्देश्य है वो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। लॉजिस्टिक्स के बारे में इससे पहले जो टॉपिक है उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि कुछ इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, और इसको एक दूसरी जगहों से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर एक जगह पे एक कोई मार्केट सेटअप किया गया है, साथ ही दूसरी जगह पे मार्केट सेटअप किया गया है, तो जहाँ से उत्पादन हो रहा है और जहाँ पे इसको पहुँचना है, जहाँ पे इसका कंज्यूम होना है, वहाँ तक के लिए एक प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक बनेगा उसको डेवलप करना, ये पीएम गति शक्ति का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए 7 इंजन्स का यूज़ किया जाएगा। एक है रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, बंदरगाह बनाए जाएंगे, साथ ही मास ट्रांसपोर्ट होगा, वाटरवेज, जलमार्ग, और साथ ही और भी जो लॉजिस्टिक अवसंरचना है उनके माध्यम से जो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव है इसको प्रोमोट किया जाएगा। इसके पहल से संबंधित और भी कुछ बातें की गई है, जैसे जो भी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे पोर्ट की अलग मिनिस्ट्री है, रेलवेज़ की अलग मिनिस्ट्री है, रोड की अलग मिनिस्ट्री है, तो इन सभी मिनिस्ट्री को एक साथ मिलकर कार्य करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, जो भी प्राथमिकता है उसके परियोजना में प्राथमिकता देना है और उस अकॉर्डिंग काम करना है। साथ ही और भी ये सभी चीज़ें जो है बार बार एक ही बात कही गई है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन के साथ सभी मिनिस्ट्री को काम करना है, डायनेमिक जो भी गतिशीलता है उसको प्रदान करना है और विश्लेषण करना है, जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं, प्लानिंग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशियल प्लानिंग करनी है, कुछ पर्टिकुलर टूल्स का यूज़ करके सैटेलाइट के माध्यम से स्पेशियल प्लानिंग करनी है। ठीक है, और इसके साथ सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है और पीएम गति शक्ति को और भी प्रमोट करना है। और ये सब बस इसलिए कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पे इसका कंज्यूम होना है वहाँ पे एक प्रॉपर चैनल बनाया जा सके, ये इसमें जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी प्रमोट हो सके। नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जिसको समर्पित माल ढुलाई गलियारा कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये कम्प्लीटली
ये कंप्लीट हो चुका है अक्टूबर 2023 में। ठीक है, तो ये एक रेलवे का कॉरिडोर होता है। यहाँ पे ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये रेलवे का कॉरिडोर होता है फॉर रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जिसमें वस्तुओं का तीव्र और दक्ष परिवहन हो सके, इसके लिए ये रेलवे कॉरिडोर बनाए जाते हैं। हाई स्पीड होती है और हाई कैपेसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे माल ढुलाई की जाती है। ये माल ढुलाई के लिए यातायात होता है। यात्री यातायात से मतलब जो पैसेंजर ट्रेन होती है उससे ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं या गुड्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं मालगाड़ी के थ्रू। और ये जो रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये समर्पित हैं सिर्फ माल गाड़ियों के यातायात से संबंधित है। इसमें कोई भी यात्री यातायात नहीं होगा। ठीक है, तो जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं वो इससे पास नहीं करेंगी, सिर्फ जो मालगाड़ी होती है वही इससे पास करती है। ठीक है, तो ये होली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके साथ ही अब कोल से संबंधित कोयले के लिए भी एक अलग से कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि कोल का ट्रांसपोर्टेशन करेगी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नए कॉरिडोर जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। तो ये प्रस्तावित कॉरिडोर है, जैसे कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, तो यहाँ पे खड़गपुर और विजयवाड़ा, या खड़गपुर और विजयवाड़ा। दूसरा है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर, पालघर से डंकुनी, तो डंकुनिया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर तो राजखरसावा से अंडाल तक और विजयवाड़ा से इटारसी तक। ठीक है, तो विजयवाड़ा और इटारसी ये कुछ नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना इसको हिंदी में कहा जाता है। और देश की भारत की पहली जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया है नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन के फॉर्म में। तो नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन जो है ये साहिबाबाद से दुहाई डिपो, ये यूपी में जगह है, दोनों जगहों को कनेक्ट कर रही है, साहिबाबाद को दुहाई डिपो से। ठीक है, तो ये भारतीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से संबंधित है। एनसीआर को के क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने के लिए एक नई समर्पित हाई स्पीड उच्च क्षमता वाली और आरामदायक रेल यात्री परिवहन सेवा प्रदान की गई है। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के द्वारा ये एनसीआर के लिए लॉन्च किया गया है। अभी जो इसकी स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर्स है, बट इसको बढ़ा के 180 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि क्योंकि एनसीआर रीजन में मेट्रो भी चलती है, तो मेट्रो और इंडियन रेलवेज से कैसे ये अलग है, तो इसको समझते हैं। पहली बात तो इसके जो स्टॉप्स हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, तो कम स्टेशन पे रुकेगी। इसके साथ ही इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, गति अधिक है, और साथ ही स्पीड ज़्यादा है, और साथ ही लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है मेट्रो की अपेक्षा में, और इसके जो स्टॉप्स हैं वो कम हैं। तो ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये एनसीआरटीसी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 2013 में स्टार्ट किया गया था, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। ठीक है, एनसीआर के जो रीजन हैं, जो स्टेट्स मिलके एनसीआर बनाते हैं, जिन स्टेट्स के कुछ क्षेत्र मिलके एनसीआर बनाते हैं, उन सभी को मिला के और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला के एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कोच्चि वाटर मेट्रो। कोच्चि का वाटर मेट्रो जो है वो इंडिया का पहला वाटर बेस्ड मेट्रो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जो कि कोच्चि में स्टार्ट हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, और इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के। ठीक है, तो यहाँ पे जल मार्ग के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। ये जो बोट्स हैं ये लिथियम टिटेनेट ऑक्साइड LTO बैटरीज पर चलती हैं, जो कि 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो LTO बैटरी है ये दुनिया की सबसे सुरक्षित व्यवसायी रूप से यूज़ किए जाने वाली बैटरी है, जो कि सबसे लंबे समय यानी कि 7 से
10 वर्षों तक इसकी लाइफ साइकिल होती है, तो सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाली बैटरी भी है। इसके साथ ही कोच्चि वाटर मेट्रो को एक अवार्ड मिला था, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था, प्रतिष्ठित अवार्ड, गसीज अवार्ड ऑफ फ्रांस, फ्रांस का एक गसीज अवार्ड है, वो इसको प्रदान किया गया था फॉर द बेस्ट कमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट इन द वर्ल्ड। तो सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक यात्री इलेक्ट्रिक बोट के का अवार्ड भी इसको मिल चुका है कोच्चि वाटर मेट्रो को। इसके साथ ही वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए और भी कुछ सेवाएं जो है वो दी जा रही हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, रिवर क्रूज सर्विस, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास के फॉर्म में हाल ही में शुरू की गई है। ये 3200 किलोमीटर लंबी है, साथ ही 27 रिवर सिस्टम्स को कनेक्ट करती है और 5 राज्यों तक फैली है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही कनेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये अंतर्देशीय जल परिवहन सेवाएं जो है गंगा विलास के फॉर्म में शुरू की गई हैं, रिवर क्रूज सेवा। नेक्स्ट है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो यहाँ पे वन नेशन वन कार्ड का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए सिंगल कार्ड बनाया जाएगा सभी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मेट्रो, बस, सब अर्बन रेलवेज़, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, रिटेल एक्सेट्रा सभी के लिए SBI ने लॉन्च किया है नया NCMC रुपए प्रीपेड कार्ड। ठीक है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी रुपए कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने NCMC कार्ड के बारे में डिस्कस किया, जो कि पेमेंट सिस्टम के लिए है, और इसके साथ ही एक स्वीकार यानी कि स्वचालित किराया, ये भी एक कार्ड है जो डेवलप किया गया है CDAC के द्वारा। इसके साथ ही स्वागत एक कार्ड है, स्वचालित गेट, ये डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये मिल के कार्य कर रही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, साथ ही CDAC के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सभी लोग मिलके इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी अच्छे से सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो NCMC की चिप बनाया गया है ये कुछ इस तरह से कार्य करता है, जैसे कि आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल टैप जो किया जाता है, जस्ट टच किया जाता है और उसके साथ आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है जिसमें आप बस दूर से टच करके ही कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, NFC हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसका प्रिंसिपल है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसमें दो डिवाइस जो हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जस्ट पास में लाने से ही उनके बीच में कनेक्टिविटी बन जाती है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। तो यहाँ पे मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया गया है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में, जिसका तीसरा संस्करण था, मुंबई में आयोजन हुआ है इसका, और एक अमृतकाल विजन लॉन्च किया गया है 2047 में। तो ये 2047 जब इंडिया के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो ये जो ड्यूरेशन है इसको अमृतकाल कहा जा रहा है। तो इसके लिए कुछ एक विजन बनाया गया है कि किस तरह से जो ये मैरी टाइम, जिसमें पोर्ट, शिप या फिर जल मार्ग ये इत्यादि सब आते हैं, इसको मैरी टाइम कहा जाता है, ये कलेक्टिव टर्म है इन सभी चीज़ों के लिए। तो इसके लिए क्या विजन होने वाला है 2047 में, इसके बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा ये एक विजन तैयार किया गया है। पहली बार इसकी समिट जो थी ये 2016 में हुई थी, ये तीसरा संस्करण है, जो दूसरा संस्करण था वो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशिएटिव्स के बारे में 11 इनिशिएटिव्स के माध्यम से रणनीति तैयार की जा रही है, एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। पहला है सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर।
ठीक है। तो जो भी ऊर्जा संचालन है शिप में या फिर पोर्ट्स में, इन सभी को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाएगा, ताकि यहाँ पे बिजली की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके साथ ही जो ये इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन बंकर बनाए जाने वाले हैं 3 पोर्ट्स में, एक पारादीप उड़ीसा में जो है, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, और साथ ही चिदम्बनार पोर्ट तमिलनाडु। ठीक है। इसके साथ ही जो पोर्ट्स हैं उनको आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर इंडिया जो है वो शिप बिल्डिंग, रिपेयर और रिसाइकलिंग में के लिए एक सेंटर के रूप में बनने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाज़ का निर्माण होगा, मरम्मत होगा, साथ ही उसको रिसाइकिल किस तरह से किया जा सकता है, इस पे भी, इस क्षेत्र में भी इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है। इसके साथ ही 25 नए क्रूज़ बनाने की भी इंडिया जो है, मेक इन इंडिया जो है वो बात हो रही है। जो शिप के माध्यम से जो सर्विसेज पहले 6% होती थी, अब उनको बढ़ाकर, लॉजिस्टिक्स को बढ़ाकर 12% करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है। और भी जो इन्हांसमेंट है वो सभी सुधारों के क्षेत्र में इसमें काम किए जा रहे हैं, जैसे कि समुद्री कानून बनाए जाएंगे, वित्त क्षेत्र आदि में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा, समुद्री सेवा प्रदान की जाएगी, विश्व स्तरीय पे शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस तरह से हम लोग रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर सकते हैं जल मार्ग के क्षेत्र में। नेक्स्ट उसी का एक पार्ट है ये ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। तो हरित पत्तन दिशा निर्देश जारी की गई है, जिसमें हरित सागर, तो यहाँ पे कुछ हरित से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इनके द्वारा हरित सागर को लॉन्च किया गया है, जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है शिप्स को। तो यहाँ पे हरित सागर गाइडलाइंस है, जो कि इकोसिस्टम बनाएगा, डेवलपमेंट करेगा, ऑपरेशन करेगा, मेंटेनेंस करेगा, और साथ ही क्लीन एनर्जी के माध्यम से कार्य करेगा। ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा, या फिर अमोनिया यूज़ होगा, या फिर मिथेनॉल, इथेनॉल को यूज़ करके जो भी कार्य होते हैं पोर्ट से संबंधित, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, या फिर जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके पोर्ट का संचालन किया जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है करेंटली 60% जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, वो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ पूरी होनी चाहिए 2030 तक। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी होनी चाहिए 2030 तक। और अगर 2047 की बात की जाए, ये जो अमृत काल का 2047 है, इसमें 90% तक इसको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की आपूर्ति जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होनी चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाने हैं, और ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इस तरह की भी, मतलब सभी जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, या फिर सोलर एनर्जी का यूज़ करना है, या फिर विंड एनर्जी से एनर्जी डेवलप करनी है, ये सभी ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, भारत में रेलवे सुरक्षा। तो रिसेंटली एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जिसकी वजह से जो रेलवे की जो सेफ्टी है उस पर ये एक चर्चा का विषय बन गया कि रेलवे की जो सेफ्टी है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर इंडिया के रेलवेज़ की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूएसए में है, उसके बाद चाइना, फिर रशिया, और उस 4th नंबर पे आता है इंडिया, जो कि 67,000 किलोमीटर की रूट लेंथ को कवर करता है ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे रेलवे की सेफ्टी इकोसिस्टम, सुरक्षा इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। तो परिचालन स्तर पे यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे देखा जाए, और साथ ही प्रशासनिक स्तर पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखा जाए, तो रेलवे की सुरक्षा को लेकर कुछ इंतज़ाम किए गए हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर का होना, साथ ही ट्रैक प्रबंधन प्रणाली, मतलब ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम होना, एक कवच है, कवच के बारे में अभी हम बात करेंगे, ट्रेन सुरक्षा को लेकर है। ट्रैक की सेफ्टी के लिए हॉट्स 3X ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, साथ ही ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम।
तो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जाएगी। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक स्तर पे देखा जाए तो एक कमीशन बनाया जा रहा है, रेलवे सुरक्षा आयोग CRS। साथ ही रेलवे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, तो इस तरह के ये जो फंड्स बनाए जा रहे हैं जो कि कुछ पैसा सुरक्षित कर दिया जाएगा रेलवे के सुरक्षा के संबंधित। इसके साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, रेलवे की सुरक्षा के लिए कुछ पर्टिकुलर कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष। तो ये एक फंड बनाया जा रहा है जो कि बैकलॉग्स क्लियर करेगा, जो भी रेलवे के महत्वपूर्ण सुरक्षा और संबंधित कार्य हैं उनमें जो भी बैकलॉग हो गए हैं, जो नहीं हो पाए हैं अभी तक, उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही लिंके हाफमैन बुश डिब्बे, ये जो नए प्रकार के डिब्बे हैं LBH कहा जाता है, इन कोचों का निर्माण जो है वो ज़्यादा सुरक्षित तरीके से किया गया है। तो ये अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जो डब्बे हैं ICF के कोचेज़ हैं, उनसे कंपैरिजन में ये नए प्रकार के डब्बे LHB कोचेस, इसको ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रख रखाव है उसमें भी कम लागत आती है, साथ ही बेहतर यात्री सुविधा मिलती है और उच्च वहन क्षमता भी है इसकी और उच्च गति पे भी ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है इसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको लेकर। ठीक है, तो इस तरह से नए जो ये कोच हैं LHB, इनका भी यूज़ करना चाहिए। साथ ही ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे जो ये भी IT एप्लीकेशन की तरह है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कवच के बारे में। तो कवच जो है ये इंडिया का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जिसे 2012 में विकसित किया गया था। ठीक है, 2012 में विकसित किया गया था। पहले इसका नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम नया बदल के कवच यानी कि इंग्लिश में आर्मर कहते हैं, वो रख दिया गया था। ये RDSO के द्वारा, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि ये ट्रेन को लाल सिग्नल पास करने से पहले रोकेगा, कुछ वार्निंग देना शुरू कर देगा। इसके साथ ही यदि ट्रेन अपने जो नॉर्मल उसकी स्पीड है उससे ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें लगे हुए हैं। ट्रेन को, दो ट्रेनों को आपस में टकराने से भी रोकेगा। इसके साथ ही सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग होती रहेगी, जो भी ट्रेन की आवाजाही है उसकी लाइन की निगरानी होती रहेगी। और इसमें गलत करने के चांसेस भी बहुत कम है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, ठीक है, जो त्रुटि की संभावना है, वो लगभग 10,000 सालों में एक एरर ऐसा माना गया है। ठीक है, मतलब ना के बराबर ही इससे जो भी गलतियां हैं होगी। नेक्स्ट है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP। तो जिस तरह से व्हीकल्स यानी कार या फिर जो भी वाहन है उनके लिए एक सेफ्टी टेस्ट किया जाएगा और इसके लिए स्वदेशी स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जो भी वाहन है उनकी सेफ्टी से संबंधित एक असेसमेंट के लिए उनको एक रेटिंग दी जा रही है, जो कि इंडिया की इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। ठीक है, तो इसमें कुछ तरह से क्राइटेरिया बने हुए हैं। भारत NCAP है, ये ग्लोबल लेवल पे जो दिया जाता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, और यूरो यानी कि यूरोप में जो दिया जाता है उसमें कुछ तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट। कार जो होती है वो आगे से जिस तरह से अगर कोलाइड होगी या फिर लड़ेगी, टकराएगी, तो किस तरह से इम्पैक्ट टेस्ट उस पर पड़ेगा। साथ ही साइड में जो इम्पैक्ट टेस्ट पड़ेगा वो देखा जाएगा। इसमें और भी विप्लैश टेस्ट है और साथ ही ऑक्यूपेंसी देखी जाएगी। अडल्ट लोग जो बैठेंगे तो किस प्रकार से उनके ऑक्यूपेंसी का एक टेस्ट होगा। साथ ही चिल्ड्रन लोगों का सेफ्टी, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लगाई गई है उसमें सेफ्टी से, और यूज़र प्रोटेक्शन, इस तरह की चीज़ों पे एक स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए। इसके साथ ही एक्सीडेंट को रोकने के लिए नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI
इन्होंने कुछ स्पॉट्स को चिन्हित किया है, ठीक है। तो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स हैं जिनको ब्लैक स्पॉट का नाम दिया गया है। तो ये सभी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाएगा, साथ में एक पहले से ही वार्निंग जारी कर दी जाएगी जो भी वाहन उस रास्ते पे चल रहे होंगे, और ये लगभग 500 मीटर की दूरी तक उसको एक एरिया बना दिया जाएगा कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यदि वहाँ पे 5 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 3 वर्षों में या तो 5 सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं जिसमें मृत्यु हुई है, या फिर गंभीर चोटें आई हैं, या फिर पिछले 3 वर्षों में कुल 10 मौतें हो चुकी हैं। तो ऐसी जगहों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाएगा। ये NHAI की पहल है। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो एक डकार डिक्लेरेशन है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ये एक ग्लोबल प्लान बनाती हैं फॉर रोड सेफ्टी। नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो भारत में महापत्तन की कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक रिपोर्ट जारी की गई है मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री के कार्य प्रणाली को लेकर। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म एंड कल्चर के द्वारा ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पे मेजर पोर्ट की बात की जा रही है। जो पोर्ट होते हैं, जो पत्तन होते हैं इंडिया में, उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है मेजर पोर्ट और एक है माइनर पोर्ट। तो जो मेजर पोर्ट होते हैं, जिनको मेजर पोर्ट के नाम से जानते हैं, प्रमुख पत्तन के नाम से जानते हैं, वो सभी पोर्ट डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, यूनियन लिस्ट में लिखे गए हैं, 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और जो माइनर पत्तन है, पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स, गौड़ पत्तन, ये सभी स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ समवर्ती सूची का विषय है ये, और ये जो मेजर पोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो मेजर पोर्ट्स की बात की जाए तो 12 मेजर पोर्ट है। 6 आपके इधर के साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, और 6 जो है वो ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं। ईस्टर्न साइड में है कोलकाता, पैरादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम, इन्नौर जिसको कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है, चेन्नई पोर्ट है, तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन का ही नाम है वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद वेस्टर्न साइड में आता है कोच्चि, कोच्चि के बाद न्यू मैंगलोर, मर्मुगांव गोवा में है, और मुंबई में 2 पोर्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसके साथ ही गुजरात में आता है कांदला पोर्ट, जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट की बात की जाए, जो भारत का सबसे पुराना प्रमुख पत्तन है वो है कोलकाता का पत्तन, जिसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। मुंबई का जो है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है और बंदरगाह है, ठीक है। तो मुंबई का पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा और प्राकृतिक है। कामराजार या इन्नौर पोर्ट जो है तमिलनाडु का, ये कंपनी के रूप में पंजीकृत एकमात्र निगमित पत्तन है, ठीक है। तो कॉर्पोराइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होने वाला पहला पोर्ट है। कुछ और पत्तन के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए जो किए गए प्रयास हैं उसमें से देख लेते हैं। तो बस ये नाम देख लेते हैं। सागर मंथन डैशबोर्ड बनाया गया जिससे मॉनिटर हो सके, जो भी निगरानी, नियमित तौर पे निगरानी की जा सके। साथ ही वित्तीय तथा कार्य प्रणाली के प्रदर्शन के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। सागर सेतु ऐप लॉन्च किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए किस तरह से आवाजाही होती है शिप की, वो देखा जा सके। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल भी बनाए जा रहे हैं, और सागर उन्नति करके एक पोर्टल है जो कि पोर्ट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करेगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोवाइड करेगा सागर उन्नति। तो ये सभी याद कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्विसेज के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, साथ ही एनर्जी, इसके बारे में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, ऊर्जा क्षेत्र, और उसके बाद लास्ट में हम लोग बिजनेस, व्यवसाय, नवाचार और उद्यमशीलता के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का आखिरी लेक्चर होगा ये, और आप लोगों का कंप्लीट PT 365 पूरा कवर कर दिया गया है इस अंतिम लेक्चर के बाद, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही जानेंगे। जो भी आपके सुझाव हो और जो भी आपको पूछना हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और UPSC हिंदी के साथ बने रहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर